हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और टू एवरीवन रमज़ान मुबारक। मैं थोड़ी बिज़ी हो गई बिकॉज़ ऑफ रमज़ान। पूरा दिन कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। एंड आज है एक वीकेंड, तो वीकेंड में क्या करा जाए? ध्रुव राठी का एक वीडियो आया है। वीडियो का टाइटल है ट्रम्प वर्सेस ज़ेलेंस्की फाइट, end of Ukraine, and there's a question, is it end of Ukraine? It's a question. वीडियो मुझे देखना ही था, मैंने कहा अगर देखना है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ आई एम रियली ट्राइंग हार्ड कि 1000 सब्सक्राइबर हिट हो जाएँ। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो जितना आप कर सकते हो, और खूब सारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारे-प्यारे कमेंट करो। इन केस अब कोई क्वेश्चन होगा तो आई एम डेफिनिटली गोना आस्क। हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो देयर माइट बी सम क्वेश्चंस, तो प्लीज़ अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप इसका रिप्लाई कर देना कमेंट में। And that's kind of it. Let's watch this video. नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2025 व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग चल रही थी। वहां यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी साइड में बैठे थे और साथ ही मौजूद था ढेर सारा मीडिया। सब आई थिंक इसकी न्यूज़ सबने ही सुनी होगी क्योंकि ये काफ़ी वायरल हो गया था। हाउ इल मैनर्ड ट्रम्प बिहेव्ड। आपके सामने भी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठा है तो, और उसकी थोड़ी सी कह लो कि लैक ऑफ इंग्लिश भी थी। ज़ेलेंस्की की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, इस वजह से हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया हो, बट द वे दे ट्रीटेड द होल थिंग वाज सो रिडिकुलस। और उससे बोलना कि तुम सूट क्यों नहीं पहन के आए हो, और उसने सही बोला, अगर मेरी कंट्री में वॉर चल रही है, आई डोंट हैव अ रीज़न टू ड्रेस अप। और शायद यही होगा, अगर आपके और मेरे कंट्री में भी वॉर होगी तो शायद हमारे पास भी रीज़न नहीं होगा कि हम ड्रेस अप हों, तैयार हों और किसी ओकेजन में एंटर करें। तो आई थिंक ही वाज़ राइट एट हिज़ पार्ट, बट उसकी थोड़ी इंग्लिश वीक है तो सिचुएशन बहुत मेसी हो गई। कुछ कैमरे के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। वहां पीछे व्हाइट हाउस के शेफ्स खाने के लिए प्लेट लगा रहे थे और इसी बीच यहाँ कुछ ऐसा होता है जो आज तक मॉडर्न डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. ये मीटिंग एक झगड़े में बदल जाती है। ऐसा झगड़ा मानो कोई रियलिटी टीवी शो चल रहा है। We gave you through this stupid president. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. ये मीटिंग अब इतिहास के पन्नों में रची जाएगी क्योंकि अब से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। दुनिया के सबसे अमीर ओलिगार्क इलॉन मस्क कह रहे हैं कि अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस और नेटो से विथड्रॉ कर लेना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएसए ऑलरेडी बाहर निकल चुका है और अपने दशकों पुराने दुश्मन रशिया की तरफ नजदीकियां बढ़ा रहा है ट्रंप का अमेरिका। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कुछ लोग तो सीधा आरोप लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पुतिन का ही एक अंडरकवर एजेंट है। क्या असर पड़ने वाला है इस सब का पूरी दुनिया पर? आइए समझते हैं इस पूरे मसले को गहराई से आज के इस वीडियो में। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इस पूरी सिचुएशन का। 24 फरवरी 2022 की बात है जब रशिया ने यूक्रेन के देश को इन्वेड किया था। इसके बाद शुरू हुई थी रशिया यूक्रेन की वॉर। कुछ लोग इस वॉर शब्द को लेकर यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि दोनों साइडों की तरफ रिसोर्सेज हड़पने के लिए। इस असली कारण को छिपाने के लिए पुतिन ने कई बहाने दिए। कभी कहा कि नेटो एक्सपैंड हो रहा था, हमें खतरा था इसलिए हम युद्ध पर गए, तो कभी कहा कि यूक्रेन में नियो नाजीज देखने को मिल रहे हैं, उन्हें खत्म करने के लिए हम युद्ध पर गए। लेकिन ये सब बकवास है, सिर्फ रशियन प्रोपेगेंडा है। असली कारण यहाँ पर सिर्फ कोलोनियलिज्म था। इस इन्वेजन की शुरुआत में रशियन फोर्सेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ी, यूक्रेन के नॉर्थ और ईस्ट के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। रिस्पांस में अमेरिका, यूरोपियन देश और इनके कई सारे एलाइज ने यूक्रेन के फेवर में आवाज उठाई। रशिया के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर सैंक्शंस लगाए गए और यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करने शुरू किए इन सभी देशों ने। यूक्रेनियन फोर्सेस बड़ी बहादुरी से लड़ी और इन वेस्टर्न एलाइज की मदद के चलते सितंबर 2022 तक आते आते यूक्रेन काफी हद तक रशिया को पीछे धकेलने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसके बाद इस युद्ध में एक स्टेलमेट सी सिचुएशन बन गई।
नक्शे पर देखिए, लगभग जितना एरिया सितंबर 2022 में यूक्रेन और रशिया के कंट्रोल में था, आज के दिन भी उतना ही एरिया इन दोनों देशों के कंट्रोल में। पिछले 3 सालों से लड़ाई जारी है, दोनों साइडों पर लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अपने देश के बचे हुए हिस्से पर वापस कंट्रोल नहीं जमा पा रहा, और ना ही रशिया आगे यूक्रेन की बची हुई टेरिटरीज पर कब्जा जमा पा रहा है। इन 3 सालों से अमेरिका और यूरोपियन देशों की स्ट्रैटेजी यही रही है कि हम इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे, लेकिन यूक्रेन ताकि अपना देश डिफेंड कर पाए, हम उसके लिए यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे और रशिया पर सैंक्शंस लगाएंगे। और यूक्रेन और वेस्टर्न एलाइज की पोजीशन भी यही रही है कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन देश की अपनी सारी टेरिटरी उसे वापस नहीं मिल जाती जो वॉर से पहले उसकी थी। लेकिन 2024 में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं। It is now clear that we've achieved the most incredible political. Hey, look what happened! Is this crazy? ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में ही कहा था कि वो प्रेसिडेंट बनते ही एक दिन में रशिया यूक्रेन वॉर रोक देंगे। Since I pledged to swiftly end the war in Ukraine, so when I say end it, you can get that. I will have that settlement done within 24 hours. और अब वो किसी भी हालत में इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। इसी चीज को लेकर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में अभी ये मीटिंग हुई थी। यूक्रेन कहता है कि हमें कोई शौक नहीं है युद्ध लड़ने का, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि अगर अभी हम इस युद्ध को रोक देते हैं तो रशिया सीज फायर के बाद दोबारा से हमारे देश पर हमला नहीं करेगा, और इस चीज के लिए कुछ गारंटीज और सिक्योरिटीज अमेरिका को देनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सवाल को इग्नोर करना चाहते हैं। ट्रंप दूसरी तरफ यूक्रेन से कहते हैं, क्योंकि हम तुम्हें इतना सारा पैसा और इतने सारे हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम अपने देश के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का 50% रेवेन्यू हमारे देश को दे दो। मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने यही प्लान प्रपोज किया है यूक्रेन को। वो चाहते हैं कि सारा ऑयल, गैस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कुछ यूक्रेन के देश में है नेचुरल रिसोर्सेज में, उसका आधा हिस्सा अमेरिका को मिल जाए। And I understand that's a big deal, very big deal. ये तो वैसी ही डील हो गई जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी हमारे देश में। द टेलीग्राफ अखबार ने इस डील को यूक्रेन के इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन के रूप में डिस्क्राइब किया। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने तो ये तक कह दिया कि ट्रंप सीधा सीधा प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है किसी माफिया की तरह। यहाँ पर हफ्ता वसूली करी जा रही है कि सारा आधा पैसा हमें दे दो अगर हमसे प्रोटेक्शन चाहते हो। जाहिर सी बात है, कोई भी समझदार पॉलिटिशियन अपने देश के आधे रिसोर्सेज इस तरीके से बिकने नहीं दे। तो ज़ेलेंस्की ने भी इनिशियल एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज साइन नहीं करूंगा जिसकी भरपाई यूक्रेनियंस की आने वाली 10 पीढ़ियों को करनी पड़े। रिस्पांस में डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, पब्लिकली ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहने लगे। A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast. सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहने लगे, बेटर मूव फास्ट या तुम्हारे पास कोई देश नहीं बचेगा। इसी के बाद ही था कि ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए और इस मिनरल्स डील पर और चर्चा करने के लिए। यही होती है 28 फरवरी की ये मीटिंग, सब कुछ कैमरा के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट। शुरू के आधे घंटे तो मीटिंग ठीक ठाक चलती है, लेकिन फिर उसके बाद सिचुएशन बदलने लगती है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि पुतिन ने सीज फायर्स को 25 बार तोड़ा है, कैसे भरोसा किया जा सकता है उन पर। अगर आज हम युद्ध रोकते हैं तो कल कुछ सालों बाद वो फिर से हमारे देश पर हमला कर देंगे। Just ceasefire will not never work. Before my presidency, from the 2014, Putin broken 25 times his own signature. 25 times he broken ceasefire. ट्रंप के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस कहते हैं, लेकिन मेरे साथ पुतिन ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं तोड़ा। साइड में बैठे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि शांति का रास्ता डिप्लोमेसी के जरिए ही निकलेगा। The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. जवाब में ज़ेलेंस्की वो सारे इंसिडेंट्स गिनाने लगते हैं जब पुतिन और रशिया ने सीज फायर एग्रीमेंट्स को तोड़ा। But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people, you know? यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट पॉइंट आउट करना जरूरी है। यूक्रेन एक समय पर दोस्तों दुनिया की 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर होता था। इनके पास ढेर सारे न्यूक्लियर हथियार, लेकिन 1994 में ये इकलौता देश बना अपने न्यूक्लियर हथियारों को वॉलंटरीली गिव अप करने वाला। इसी चीज को लेकर 1994 बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया गया था, जिसमें रशिया, यूएसए और यूके ने साइन करके कहा कि यूक्रेन अपने हथियार गिव अप कर रहा है, लेकिन अगर कोई भी देश यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन करेगा तो ये तीनों देश यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने आएंगे। ऑब्वियसली आज के दिन ये एग्रीमेंट किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि पुतिन ने खुद ही इन्वेजन कर दिया यूक्रेन और अब यूएसए भी पीछे हट रहा है उनकी मदद करने से। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने वैंस से पूछा, आप किस तरह की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? What kind of diplomacy?
JD, you are speaking about. What do you mean? इस पॉइंट पर जेडी वैंस भड़कने लग जाते हैं, कहते हैं कि आप अमेरिकन मीडिया के सामने हमारे प्रेसिडेंट के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका ने पुतिन को नहीं रोका तो एक दिन उस समस्या का सामना इन्हें भी करना पड़ सकता है। इस बात पर ट्रंप को भी गुस्सा आ जाता है। ट्रंप कहते हैं कि हमें मत बताओ क्या फील करना चाहिए, आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, आप लाखों लोगों की जिंदगियों के साथ जुआ खेल रहे हो और आप जो कह रहे हो वो इस देश के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you Because you're in no position to dictate that. Exactly. I'm not You're in no position to dictate what we're going to feel. अब बिल्कुल बच्चों की तरह जेडी वैंस ज़ेलेंस्की से पूछने लगते हैं कि क्या आपने एक बार भी थैंक यू बोला? Have you said thank you once? It's a lot of times. No, in this entire meeting, you said thank you. जबकि इसी मीटिंग में कम से कम 10 बार ज़ेलेंस्की थैंक यू बोल चुके थे। ट्रंप और वैंस सीधा धमकी देने पर उतर आते हैं। You don't have the cards right now. With us, you still have your cards. Right now, you don't have your playing cards. You're playing, you're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. इसी मीटिंग में वहां मौजूद एक रिपोर्टर भी ट्रंप से सवाल करते हैं, अगर रशिया सीज फायर तोड़ देगा तो क्या होगा? ट्रंप इस बात का भी उल्टा जवाब देने लग जाते हैं, बोलते हैं क्या अगर मगर, अगर तुम्हारे सिर पर बम गिर जाए तो क्या होगा? Asking what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if the bomb drops on your head right now? इस तरीके की फालतू की आर्गुमेंट्स हम किसी रोडीज या बिग बॉस जैसे फालतू के टीवी शो में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसी आर्गुमेंट्स दी जा रही हैं। क्या मजाक बनाकर रख दिया है। It would be a damn good thing. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. You're saying you don't want a ceasefire. I want a ceasefire. जब ज़ेलेंस्की फाइनली जवाब देने लगते हैं तो ट्रंप मीडिया वालों को बाहर भेज देते हैं। कुछ देर बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने को बोल दिया जाता है। मिनरल डील को साइन नहीं किया जाता और दोनों प्रेसिडेंट्स के लिए शेफ्स ने जो खाना सजाया था वो सजा का सजा रह जाता है। मीटिंग के बाद ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया, जब वो शांति के लिए तैयार हो तब वो वापस आ सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने जवाब में ट्वीट किया जिसमें बार-बार उन्होंने सरकास्टिकली थैंक यू लिख रखा था। कई सारे यूरोपियन देशों के लीडर्स इसके बाद ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में पोस्ट करते हैं और ज़ेलेंस्की सबको जवाब में थैंक यू लिखते हैं। असल में ट्रंप का ज़ेलेंस्की के प्रति एग्रेशन कुछ हफ्तों पहले ही शुरू हो गया। जब तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट रहे थे यूएसए के, यूक्रेन को अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने, सऊदी अरेबिया में वो यूएस ऑफिशियल्स और रशियन ऑफिशियल्स की एक मीटिंग कराते हैं यूक्रेन पर बात करने के लिए, लेकिन उसमें यूक्रेन को बीच में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। ये कॉन्फ्रेंस 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस की याद दिलाती है, जहां छोटे यूरोपियन देशों की किस्मत अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन ने उनके बिना डिसाइड की थी। जबकि बाइडेन सरकार का अप्रोच हमेशा से रहा था नथिंग अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन। इसके बाद 24 फरवरी 2025 को जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पर वोट किया जाना था, तो वहीं पर ही एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखने को मिली थी, जहां एक तरफ दुनिया के बाकी सारे देशों ने या तो यूक्रेन के सपोर्ट में या न्यूट्रल होकर अपना वोट दर्ज किया था, वहीं अमेरिका ने पहली बार रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ वोट किया। ये 100 सालों में शायद पहली बार था जब यूएसए और रशिया किसी यूनाइटेड नेशंस के वोट पर एक साइड हो और दुनिया के ज्यादातर बाकी देश दूसरी साइड हो। जाहिर सी बात है, सवाल यहाँ पर उठता है आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला है ट्रंप का ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करना और दूसरा है ट्रंप का रशियन कनेक्शन। सही सुना आपने, यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक रशियन एजेंट है, कोड नेम क्रास्नो। आते हैं और इन दो कारणों को गहराई से समझते हैं। 2019 में अमेरिका की पार्लियामेंट ने ट्रंप को यूएस इलेक्शंस में फॉरेन पावर्स को इन्वॉल्व करने के आरोप में इम्पीच किया। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने इलेक्शन में जीतने के लिए यूक्रेन की मदद लेने की कोशिश की थी। ट्रंप ने उस वक्त ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि यूक्रेन की सरकार जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को इन्वेस्टिगेट करे। हंटर बाइडेन एक यूक्रेनियन एनर्जी कंपनी के बोर्ड में थे जिसके खिलाफ यूक्रेन में जांच चल रही थी। ओबामा सरकार के दौरान जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनके दबाव के बाद यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल को करप्शन के आरोपों पर हटा दिया गया था और इसके बाद ही था कि हंटर बाइडेन की कंपनी की जांच रुक गई थी। लेकिन 2019 के अराउंड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉल करके कहा था कि ये जांच क्यों रोकी गई और इस जांच को दोबारा से शुरू किया जाए। उस वक्त भी ज़ेलेंस्की को ब्लैकमेल करने के लिए ट्रंप ने करोड़ों रुपए की मिलिट्री एड रोक दी थी यूक्रेन को।
हालांकि बाद में यूक्रेन को ये मदद मिल ही गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन इसके लिए ज़ेलेंस्की की सरकार को कई बार मिन्नतें करनी पड़ी थी। जब ये चीज सामने आई तो ट्रंप को इम्पीच किया गया। Biggest story, which is the impeachment of President Donald Trump. ट्रंप ने अपने इम्पीचमेंट का ब्लेम ज़ेलेंस्की पर डाला था। ये तो हुआ पहला कारण, लेकिन दूसरा कारण इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रशिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है केजीबी। एक फॉर्मर केजीबी के मेजर यूरी शेव्स, जो 1980s में वॉशिंगटन में पोस्टेड थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप को 40 साल पहले एक रशियन एसेट के रूप में आइडेंटिफाई और कल्टीवेट किया गया था। 2021 के द गार्डियन के इस आर्टिकल में आप देख सकते हो क्या लिखा गया है। कुछ लोगों को तब रिक्रूट किया गया था जब वो सिर्फ स्टूडेंट्स थे और बाद में वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस तक पहुंचे। ट्रंप भी उनमें से ही एक थे। यूरी ने बताया कि ट्रंप पहली बार 1977 में रशियन इंटेलिजेंस के रेडार पर आए थे, जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी इवाना जेलनिकोवा से शादी की थी। ये एक चेक मॉडल थी और तभी से ट्रंप चेकोस्लोवाकिया और केजीबी के टारगेट बन गए। 3 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रैंड हायत न्यूयॉर्क होटल खोला और इसके लिए 200 टेलीविजन सेट्स सेमियोन किसलिन से खरीदे, जो केजीबी के लिए एक स्पॉटर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने ही ट्रंप को एक पोटेंशियल एसेट के रूप में आइडेंटिफाई किया था। इस क्लेम के अनुसार ट्रंप को कोड नेम क्रासनोव दिया गया था। इसके बाद 1987 में ट्रंप और इवाना पहली बार मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं और यूरी के अनुसार यहीं पर ही केजीबी ने एक चार्म ऑफेंसिव किया। ट्रंप यार ये तो स्टोरी तो इज गेटिंग थिकन, ये तो स्टोरी बढ़ती जा रही है। वाओ, ओके, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम हुक्ड, आई वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद ट्रंप। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। को केजीबी के टॉकिंग पॉइंट्स दिए गए, उन्हें फ्लैटर किया गया और उन्हें कहा गया कि पॉलिटिक्स में उन्हें जाना चाहिए। इस रशियन एजेंसी ने कहा कि वो एक दिन जरूर यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे। यूएस लौटने के तुरंत बाद ही ट्रंप ने अमेरिका के मेन अखबारों में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स दी, जिनमें यूएस फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए। इसके एकदम बाद ही उन्होंने प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस के ऑप्शंस को तलाशना शुरू कर दिया था। यानी ये इसी वक्त से इंटरेस्टेड हो गए थे कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। साल 2000, साल 2012 ट्रंप ने 2 बार पहले कोशिश करी थी 2016 की इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस में खड़े होने की, और 2016 में जब ये पहली बार इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने भी, तब भी रशिया पर ट्रंप को जिताने के लिए प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा था। कई सारी यूएस गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशंस ने इस बात के ठोस सबूत दिए हैं कि रशिया ने 2016 की यूएस इलेक्शंस में इंटरफियर किया था, जिसकी मदद से ट्रंप ने उन इलेक्शंस को जीता। रशियन ट्रोल फार्म्स, जिन्होंने लाखों डॉलर्स खर्च किए फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स पर, साइबर अटैक्स, बॉट आर्मीज, ये अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है। पहले इन सारे क्लेम्स को अक्सर कंस्पिरेसी थ्योरीज के रूप में डिसमिस कर दिया जाता था, लेकिन 2025 में जब ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बनने के बाद इतने क्लियरली रशियन इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं, लोग अब सीधा उंगली उठाने लग गए हैं। जैसे कि एनोनिमस के इस ट्विटर हैंडल की इस ट्वीट को देखिए। एआई के जरिए ट्रंप को पुतिन का कुत्ता बनाकर दिखा रखा है। दोबारा प्रेसिडेंट बनने के पहले महीने के दौरान ही ट्रंप को 29 अलग-अलग ओकेजन्स पर पुतिन के साथ साइड लेते हुए डॉक्यूमेंट किया गया। ये तो हुई अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स, लेकिन दिक्कत ये है कि बाकी दुनिया के देशों के लिए भी ट्रंप आज के दिन एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, और इसके पीछे कारण है नियो कॉलोनियलिज्म। जिस तरीके की एक्सप्लॉयटेटिव मिनरल्स डील यहाँ पर यूक्रेन को दी जा रही है, वैसी ही सोच ट्रंप ने दिखाई है दुनिया के बाकी देशों के प्रति। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर दूसरे देशों पर कब्जा करने की बात करी है। कभी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करी जाती है। I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We need it really for international world security, and I think we're going to get it one way or the other. We're going to get it. है तो कभी पैनामा कैनाल पर दोबारा अमेरिकन कंट्रोल बनाने की बात करी जाती है। ट्रंप ने बार-बार कनाडा के देश को कॉलोनाइज करने पर भी मजाक बनाया है, ये कहते हुए कि ये अमेरिका की 51st स्टेट बन जाए। Then Canada should be a 51st. इसके अलावा वो पैलेस्टीन में गाजा को खरीदने की बात करते हैं। इजराइल पैलेस्टीन युद्ध का उनका सोल्यूशन है कि 20 लाख पैलेस्टीनियंस को गाजा से हटा दो, उन्हें किसी और देश में बसा दो और गाजा में बनेंगे 5-स्टार होटल्स और लग्जरी गाड़ियां सड़कों पर घूमेंगी। I'm committed to buying and owning Gaza as a real estate development for the future. It would be a beautiful piece of land. No big money spent. No, they wouldn't. ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये भद्दा वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें गाजा के लिए अपना नया सपना दिखाते हैं। गाजा को रीनेम करके ट्रंप गाजा कर देते हैं और हर जगह इन्हीं के ही सोने के पुतले गाजा में दिख रहे हैं। रीनेमिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको को भी रीनेम कर दिया है ट्रंप ने गल्फ ऑफ अमेरिका में। जिस एरोगेंसी और ईगो से ये सरकार चला रहे हैं, एनालिस्ट ने इसे बुलिंग डिप्लोमेसी का नाम दिया है।
दूसरे देशों को धमकाओ, Clearly ब्लैकमेल bullying करो, तो है। उनके रिसोर्सेज छीनने की बात करो या सीधे तौर पर उन्हें कॉलोनाइज या इन्वेड करने की बात करो। ऐसा अप्रोच कमजोर देशों के खिलाफ शॉर्ट टर्म विक्ट्रीज तो दिला सकता है, लेकिन अमेरिका इसमें अपनी खुद की फेलियर के ही बीज बो रहा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के आर्टिकल द बैड इकोनॉमिक्स ऑफ बुलिंग के हिसाब से बुली करने का ये जो अप्रोच है अमेरिका के खुद के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बुली करने वाले जिनको बुली करते हैं उनको अपने से दूर धकेल देते हैं। ट्रंप आज के दिन सारे अमेरिका के पुराने एलाइज के प्रति इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कभी यूरोपियन देशों पर टैरिफ्स लगाने की बात करी जाती है तो कभी इंडिया पर। If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. हर छोटी चीज पर दूसरे देशों को धमकाना और ब्लैकमेल करना यहाँ पर चल रहा है। अगर कोई देश नहीं मानता तो उन पर टैरिफ्स लगाने की बात करी जा रही है। लॉन्ग टर्म नुकसान इससे यूएसए को क्या होना है ये चीज आप बड़े क्लियरली देख सकते हो। बाकी सारे देश जब देखेंगे कि यूएसए उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो उन सब के बीच में यूनिटी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जेलेंस्की की इस घटना के बाद यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, आयरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नेदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन, इटली और बहुत से देश साथ में आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में एक नया कंसेंसस बन रहा है कि यूरोप अब यूएसए पर डिपेंड नहीं कर सकता। अमेरिकन कंपनियों को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है और बात चल रही है कि कैसे यूरोपियन यूनियन वाइड एक यूरोप की आर्मी बनाई जाए। बाकी कुछ देश ट्रंप को टॉलरेट करने के लिए नई स्ट्रैटेजीज भी बना रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजिक इवेजन, यानी कि प्रिटेंड करना कि हमने ट्रंप की बात मान ली है लेकिन एक्चुअली में उस बात को टालते रहो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा था, दुनिया में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशन से लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसों की स्थापना कर एक लीडिंग रोल निभाया अमेरिका ने। आज अमेरिका की रेलेवेंस खत्म होती जा रही है, इसलिए जियोपॉलिटिकली यहाँ पर एक वैक्यूम भी बन रहा है। इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कौन लीड करेगा? जरूरत है कुछ बड़े देशों को यहाँ पर लीडरशिप की राह अपनाने की, कि दुनिया इस तरीके से बुलिंग पर नहीं चल सकती। जरूरत है इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने की। चाइना और इंडिया जैसे देशों के पास यहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के पास स्पेशली यहाँ पर एक बड़ी अनोखी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया खुद को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में पेश कर सकता है जो अमेरिका का ऑल्टरनेटिव। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट के ट्रेडिशन की वजह से आज इंडिया इस स्थिति में है कि हमें ग्लोबली फ्रंट सीट मिल सके। सभी एशियन, अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन देशों के साथ डाइवर्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बनाई जाए। और ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है हर अच्छे देश की, हर अच्छे लीडर की, कि दुनिया के सभी छोटे देशों को प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये नियो कॉलोनियलिज्म दुनिया के सभी छोटे देशों को बर्बाद करके रख देगा और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की राह पर ले जाएगा। No doubt, video was amazing. बहुत सारी information थी, a lot to process as well, and I think yes, kinda. I think America बहुत bully कर रहा है इस वक्त हर country को, तो छोटी countries को और especially country like India को we need to get strong, man. आप लोगों को strong होना चाहिए। एंड इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सब कुछ आप प्रोड्यूस कर सकते हो, एग्रीकल्चरल लैंड है आपके पास, हर चीज़ है इंडिया के पास। आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर इंडिया टू लीड एट दिस पॉइंट। मज़ेदार वीडियो था, आप बताओ आपको कैसा लगा, और प्लीज़ डू वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत से वीडियो ध्रुव राठी बनाते हैं एंड आई ट्राई टू लुक इनटू इट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट ऐसे वीडियोस देख के एटलीस्ट कुछ तो आपको पता चलता है कि चल क्या रहा है, यू नो। और जो इन डेप्थ रिसर्च दिखाई है अबाउट व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट कि ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है एंड व्हाट इज हिज मोटिव बिहाइंड इन सब चीज़ों के, दैट वाज इवन रियली रियली अमेजिंग। सो वीडियो बहुत पसंद आया मुझे, ना मैं आऊँगी बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके पास। अब लेट हो गया है, और प्लीज़ मुझे बताना कि आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू संडे का फाइनल मैच, बिकॉज इंडिया इज़ इन फाइनल एंड प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड आई थिंक इंडिया के काफ़ी हाई चांसेस हैं जीतने के। तो मुझे बताओ आप किस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो? मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को ही कर रहे होगे यार, इंडिया को ही करना। बट हाँ, डू लेट मी नो, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।